Hey there, welcome back to Being Natty. Before getting started, we would like to thank you for your support that we are now entering into the fourth chapter on our channel. So let's get started. So today we are starting with a new chapter that is conservation of plants and animals. So before getting started, हमने चैप्टर के टाइटल पे अगर हम फोकस करेंगे इट्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्व करना क्या होता है, किसी चीज़ को बचाना होता है। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचाना है, हम इस चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं। तो पहले हमें सोचना चाहिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना क्यों है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, वो तो हमारी दुनिया में रह रहे हैं जैसे हम ह्यूमंस रह रहे हैं। ठीक है, हमेशा से रहते आ रहे हैं। तो अभी अब हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़। तो हमें उनको बचाना पड़ेगा। इट्स द नीड ऑफ द आर to protect our plants and our animals and thus protect our ecology. अब हम सोचेंगे आखिर ह्यूमंस ने क्या किया प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ जो हमें उनको कंजर्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा हमारे नेचर पे डिपेंडेंट रहे हैं फॉर आर वेरियस नीड्स। वो फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, कोई भी चीज़ हो, हम हमारे नेचर पे ही डिपेंडेंट है। तो अपनी ये नीड्स फुलफ़िल करने के लिए हमने एनिमल्स को, हमने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा किल किया है सो दैट हमारी नीड्स पूरी हो जाए। बी दैट फॉर फूड, बी दैट फॉर क्लोथिंग, क्योंकि क्लोथिंग अल्टीमेटली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही आती है। बी दैट आर शेल्टर, कोई भी चीज़ हो हमने हमारे नेचर पे ही डिपेंड किया है। तो अब हमने हमारे नेचर को इतना ज़्यादा, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है दैट वी आर नाउ थिंकिंग हाउ टू कंजर्व इट। अब ऐसी एक एक्टिविटी हमने की है, ह्यूमंस ने की है, जिसकी वजह से हमारा पूरा वर्ल्ड, उसके हर एक हिस्से में, हर एक शय में फ़र्क पड़ गया है, हर एक शय डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से हम सिंपली क्या मतलब निकाल सकते हैं कि हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट में पेड़ों को काट रहे हैं, ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ़ कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, तो ये साफ़ करने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है हर एक तरीके से, वो बायोलॉजिक हो, वो फिज़िकल हो, वो कोई भी हो, वो हमारा क्लाइमेट चेंज हो, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है। तो रिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सारे पेड़ काट देते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं टू अ नॉन फॉरेस्ट एरिया फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्लियर क्यों किया, जैसे मैंने कहा डिफरेंट चीज़ों के लिए हम क्लियर कर सकते हैं। या तो हमें और ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे अपने क्रॉप्स ग्रो करेंगे, या फिर रांचेस के लिए या अर्बन यूज़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप फॉरेस्ट को क्लियर कर दो, वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दो जहाँ पर लोग रह लेंगे। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे अलग अलग कॉजेज़ होते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी लैंडस्केप्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा आल्टर हो गई है। एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कैरी आउट करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो सबसे प्राइमरी कॉज जो है डिफॉरेस्टेशन का दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों है, बिकॉज हमारी दुनिया में, हमारी कंट्री में भी इनफैक्ट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ऑन राइज़ है। तो पॉपुलेशन अगर ऑन राइज़ है तो हमें लोगों को फीड भी करना है, पॉपुलेशन को उनको फीड भी करना है। और फीड हम कैसे करेंगे, जब हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड भी चाहिए, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही हमें लैंड भी चाहिए, सो दैट हम क्रॉप्स ग्रो करें और लोगों को फीड कर पाए, पॉपुलेशन को फीड कर पाए। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ द डिफॉरेस्टेशन का कॉज एग्रीकल्चर ही है। बाकी सारे कॉजेज़ जो है उसमें अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट आएगा, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट नहीं है तो लोग कैसे ही काट देते हैं आगे पीछे देखे बगैर। माइनिंग और एक कॉज हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर के नीचे आपको लगेगा कि माइंस है, वो कोई भी माइन हो सकती है, कोल माइन, पेट्रोलियम माइन या फिर गोल्ड माइन, कोई भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे वो माइनिंग कर लेते हैं और माइनिंग के लिए उनको फॉरेस्ट एरिया क्लियर करना पड़ देता है। ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बिल्डिंग्स बनानी है वहाँ पे, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, दे हैव टू हैव अ प्लेस टू लिव इन।
तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए ये फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। या फिर क्या हो सकता है, इंक्रीज फायर इंसिडेंट्स और उसकी इंटेंसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा आग लग रही है जंगलों में, ये नेचुरल कॉजेज़ से भी हो सकता है और ये मैन मेड कॉज भी हो सकता है, जंगल में आग लग जाना। ठीक है, तो जब फॉरेस्ट में आग लग जाएगी तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस आग हुई तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ द टिम्बर एंड वुड। हमें हमारी बिल्डिंग्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए टिम्बर एंड वुड की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे एग्रीकल्चर 80% कॉज था डिफॉरेस्टेशन का, टिम्बर एंड वुड ऑब्टेन करना वो 14% कॉज है हमारी डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा लकड़ी हमें चाहिए होती है फॉर वेरियस पर्पसेस। देन देयर इज़ एनिमल ग्रेजिंग। हमारे कैटल जो है वो फॉरेस्ट में जाते हैं ग्रेज करने के लिए, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो सकता है। और बाकी नेचुरल कॉजेज़ है। ठीक है, नेचुरल कॉजेज़ में यही फायर्स होंगे, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, इन सब की वजह से फॉरेस्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। या फिर डिफरेंट स्टॉर्म्स आते हैं जिसकी वजह से पेड़ ही अपरूट हो जाते हैं, वो भी एक कॉज है हमारी डिफॉरेस्टेशन का। अब जैसे हर एक हमारी एक्टिविटी के साथ उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, कोई रिजल्ट भी होता है। हम चाहे कोई भी काम करें उसका कोई कॉन्सिक्वेंस निकलता है। तो अब अगर हमने डिफॉरेस्टेशन की फॉर वेरियस कॉजेज़, ठीक है, हम इनको जस्टिफाई कर सकते हैं, हमें एग्रीकल्चर करना था या फिर हमें माइनिंग करनी थी, लेकिन इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है क्योंकि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉरेस्ट होते हैं वो सर्व करते हैं एज कार्बन सिंक। ठीक, जो भी एनिमल्स, जो भी ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड और वो हमें वहाँ से ऑक्सीजन दे देते हैं। अब जब हमने प्लांट्स को ही ख़त्म कर दिया तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, प्लांट्स उसको लेने के लिए वहाँ पे है नहीं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स इंक्रीज़ हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ग्रीन और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रीज़ और प्लांट्स क्या करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कंटेंट को भी रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में, ट्रीज़ में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वो अपने रूट से अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर अपना फूड बनाते हैं और फिर अपने लीव्स से उसको रिलीज़ कर देते हैं, उस मॉइस्चर को इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अपने लीव्स और फ्लावर्स से। आपने प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन तो आपको पता ही होगा, तो वो वहाँ से उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो उस वजह से हमारे एयर में मॉइस्चर कंटेंट भी रेगुलेट होता रहता है। बट अब जब प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज़ ही नहीं है, तो वो मॉइस्चर कंटेंट भी रेगुलेट नहीं होता। इसके अलावा हमारे प्लांट्स हमारी सॉइल में उनके रूट्स बहुत नीचे तक चले जाते हैं। ठीक है, दे बुरो इनटू द सॉइल और वो वहाँ पे बहुत सारे पोर्स, माइक्रो पोर्स बना देते हैं, चैनल्स बना देते हैं। तो इन पोर्स की वजह से वाटर सॉइल में ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट होता जाता है। लेकिन अब जब वहाँ पे पेड़ ही नहीं है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल की वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अब वो चैनल्स नहीं है, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए चैनल्स होनी चाहिए थी। अब जब पेड़ ही नहीं है, उनके रूट्स ही नहीं है, वो चैनल्स भी नहीं है, तो सॉइल अपना वाटर वो होल्ड नहीं कर सकती है। इसके अलावा जैसे हमने कहा, प्लांट्स एंड ट्रीज़ एक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अब जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट रेगुलेट नहीं हो रहा। दैट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अब नहीं है, ह्यूमिडिटी कम हो गई और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पे ड्राई एयर है। तो एरिड, सेमी एरिड ऐसे क्लाइमेट्स उन जगहों पे डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे अदरवाइज़ ह्यूमिड क्लाइमेट था। इस सब के अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे और चीज़ें भी हो जाती है हमारे लैंड के साथ। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन लिंक्ड टू डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट्स, फ्लड्स, सॉइल इरोजन एंड व्हाट नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट सिंपली होता है नॉर्मल से ज़्यादा खुश्क सीज़न है आपका। ठीक है, दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम है हमारे एयर में भी, हमारे सॉइल में भी। ठीक है, तो इसका मतलब है ड्रॉट हमारे पास एक मॉइस्चर डेफिसिट है, मॉइस्चर की कमी है। ठीक, ड्रॉट कुछ दिनों के लिए चल सकता है, कुछ महीनों या फिर सालों साल भी चल सकता है।
अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट कैसे होता है? सिंस डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ काट देते हैं तो उस वजह से, जैसे हमने पहले कहा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स हमारे एयर में इंक्रीज़ हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जो सन रेज आई उसके साथ जो हीट आई, उसने उसको ट्रैप कर दिया और एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सिंपली हमारे एयर को ज़्यादा वार्म बना देता है। तो जैसे जैसे हमारा एयर वार्म हो गया हमारे अराउंड, तो इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक, और रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड रेनफॉल्स, ठीक है। जब रेनफॉल ही कम हो गया, मॉइस्चर कंटेंट ही डिक्रीज़ हो गया वहाँ पे और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, it results in droughts. Like you can see in this picture how a drought looks like, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसी सॉइल नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ड्रॉट होता है वहाँ पे ऐसी क्रैक्ड सॉइल मिलती है और ये तभी होता है जब मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। अब आप कहेंगे वहाँ पे इस पिक्चर में थोड़ा बहुत पानी है, वो इस वजह से है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल में वो कैपेसिटी नहीं है वो इस पानी को एब्जॉर्ब कर पाए और अंडरग्राउंड वाटर बना सके। ये सॉइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई ये पानी बस ऊपर है और गर्मी की वजह से ये भी इवापोरेट हो जाएगा और वहाँ पे ये पानी भी नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग जो हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, दैट इज़ डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्टिफिकेशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक नॉर्मल लैंड पे वेजिटेशन धीरे 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 कम हो जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है एंड इवेंचुअली पूरी ख़त्म हो जाती है। और वेजिटेशन के कम हो जाने की वजह से हमारा वहाँ पर लैंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू डेजर्ट्स, क्योंकि वेजिटेशन कम हो गई, दैट मीन्स वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो गई। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, वहाँ प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी पूरा, वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स पूरे वहाँ पे डिग्रेड हो जाते हैं और पूरा एरिया जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन हो जाता है जब ड्रॉट धीरे धीरे बहुत सारे सालों तक चल जाता है, फाइनली वहाँ पे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट थिंग जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, दैट इज़ फ्लड्स। अब आप कहेंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो फ्लड कैसे आ सकता है, ठीक है, पेड़ काटने की वजह से पानी कैसे आ सकता है? जैसे हमने ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन में पढ़ा कि पानी वहाँ पे बिल्कुल गायब हो रहा है, तो फ्लड्स कैसे आ सकते हैं? ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जैसे हमने कहा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो कम हो जाती है, सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाता। तो नॉर्मली अगर कोई बारिश होती थी, वो बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो कहाँ चली जाती है? वो सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे सेफ रहता है। बट यहाँ पे जब सारे पेड़ हमने काट दिए तो सॉइल इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो जो भी रेनफॉल हो रहा है वो सॉइल के ऊपर जमा हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर की इन्फिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड डिक्रीज हो जाती है, तो उस वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स तो आपने सुना होगा, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई तो रोड ब्लॉक हो गया है, ठीक है, यूजुअली नेशनल हाईवेज ब्लॉक हो जाता है। तो लैंडस्लाइड बेसिकली क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी सॉइल एक साथ एक स्लोप से नीचे खिसक जाती है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड्स भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब हमने स्लोपी एरिया पे, जहाँ पे स्लोप्स होंगे वहाँ पे पेड़ काट दिए, पेड़ काटने की वजह से सॉइल को अब उसके प्लांट्स के रूट्स एक साथ होल्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे सॉइल लूज़ हो गई। तो जब बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा तो रेन वाटर काफ़ी फोर्स से उस स्लोप से नीचे आ जाता है एंड अलॉन्ग विद दैट सिंस सॉइल अब वहाँ पे एक साथ होल्ड करके नहीं है, ठीक है, इन वन यूनिट होल्ड करके नहीं है क्योंकि वहाँ पे पेड़ ही नहीं है, तो इस बारिश के साथ बहुत सारी ज़मीन भी नीचे स्लिप हो जाती है और उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं और लैंडस्लाइड्स काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन बेसिकली क्या होता है? इट्स वेयरिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की ऊपर वाली लेयर वो जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो कैसे ख़त्म होगी? जब हमने पेड़
काट दी है, वहाँ पे अब कोई भी पेड़ नहीं है, किसी भी पेड़ के रूट्स नहीं है सॉइल को एक साथ होल्ड करने के लिए, और वहाँ पे मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारी सॉइल ड्राई होती जा रही है। जितनी वो ड्राई होती जा रही है उतना ज़्यादा फिर विंड की वजह से वो उसकी टॉप लेयर थोड़ी बहुत उड़ के कहीं और चली जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इज स्ट्रिप्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इट्स स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स नेचुरल टेक्सचर, और फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। ठीक, तो जब सॉइल एरोड हो गई तो उसकी फर्टिलिटी भी ख़त्म हो गई, एंड ऑल ऑफ दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। अब हमने पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस में, तो जो फॉरेस्ट एरिया में एनिमल्स थे अब वो कहाँ जाएंगे? इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? तो इन एनिमल्स के लिए इनका घर, इनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। तो जब इनके पास घर नहीं है, दे हैव नो प्लेस टू गो, तो ये धीरे धीरे मर रहे हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है एंड दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द एक्सटिंक्शन। और एक्सटिंक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे किसी स्पीशीज़ की, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है दैट वो पूरी दुनिया में से वाइप अवे होने के पॉइंट पे आ चुके होते हैं। ठीक है, सो आफ्टर लुकिंग एट ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेज वी माइट बी थिंकिंग, तो ये सारी चीज़ें तो बाकी चीज़ों के साथ हो रही है, ह्यूमंस के साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ह्यूमंस को एग्रीकल्चर के लिए चाहिए और अपनी बिल्डिंग्स वगैरह अपने इंटरेस्ट के लिए चाहिए। ठीक है, बट वी हैव टू नो, अगर हम इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं इट्स बिकॉज हमारी इकोलॉजी ऐसी है जिसमें हमारा इकोसिस्टम ऐसा है जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब हम नेचर की किसी एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, नेचुरली उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हम पे भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉइल एरोड हो रही है, डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, तो इसका अल्टीमेटली असर हम पे हो रहा है बिकॉज वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं करेगा। अब अगर हम कह रहे हैं उस लैंड पे हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, बट क्रॉप्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ड्रॉट्स और फ्लड्स को रोकने में जितने स्ट्रॉन्ग हमारे ट्रीज़ होते हैं, हमारे फॉरेस्ट होते हैं। सो आफ्टर लुकिंग एट दिस वन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, हम समझ रहे होंगे हमारे चैप्टर का टाइटल कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों है। So in the subsequent videos we would be discussing about the different measures that we take to conserve our plants and animals.